इस वक्त की बड़ी खबर, इस समय एलएसी के मुद्दे पर एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। दरअसल इस खबर से पता चलता है कि चीन विवाद को सुलझाने के लिए गंभीर नहीं है और दोनों देशों के बीच हुए 5 समझौतों की भी चीन अनदेखी कर रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित कोर कमांडर स्तर की बैठक पर चीन कोई जवाब भी नहीं दे रहा है और जानबूझकर देरी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर निर्माण कार्य भी कर रहा है और उसकी चाल लगातार इस तरह बता रही है कि उसके इरादे कुछ और है और वो करना कुछ और चाहता है। मोल्डो में चीन के सैनिकों की तैनाती की खबर है, जिसका भारत जवाब दे रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन के रवैये के बाद भारत भी जल्दबाजी में नहीं है और चीन ने अगर उकसाने वाली कार्रवाई की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग नाडा इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, चीन की चालबाजी में कुछ भी नया नहीं है, वो तो हर बार यही कहता है, लेकिन करता कुछ और है जो उसके मन में है। देखिए, नहीं, इस बार जो सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है हमें, इसमें नया ये है कि चीन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ये बयानबाजी करता रहा है कि वो बातचीत के माध्यम से पूरे मामले को सुलझाना चाहता है। वो भारत को भी ये राय देता रहा है कि हमें इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, लेकिन कोर कमांडर लेवल पर जहां की ये तय होना है कि किस तरीके से डिसएंगेजमेंट हो आर्म्ड फोर्सेज का, किस तरीके से दोनों सेनाएं पीछे हट सकती हैं और जो आमने सामने की स्थिति बनी हुई है उससे बाहर निकला जा सकता है, उस कोर कमांडर लेवल की मीटिंग के लिए कोई जवाब नहीं दे रहा है चीन। तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि उसकी नीयत नहीं है बातचीत की। वो घुसपैठ करने के मकसद से ही उसकी सेना आगे आई थी। वो कब्जा करना चाहते थे हमारी जमीन पर। ये सीधे तौर पर मंशा दिखाता है चीन की, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अब उसको बिफिटिंग रिप्लाई भारत की तरफ से दिया जा रहा है। और जहां जहां पर तैनाती बढ़ाई है चीन ने, भारत की फौजें इक्वल नंबर्स मैच कर रही हैं। जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, इक्वल नंबर स्ट्रेटेजी भारत ने अपनाई है। और जैसे ही ये पुख्ता सूचना मिलती है कि चीन की तरफ से कितनी सेना किस पॉइंट पर तैनात की गई है, उसके इक्वल नंबर को भारत की तरफ मैच किया जाता है और रसद और बाकी सामान पहुंचाकर यह इंश्योर किया जाता है कि जो भी सेना के जवान बॉर्डर पर पोस्ट पर पहुंचे वो वहां पर कई महीनों तक टिक सकें, चीन का सामना कर सकें और वहां मुकाबले की स्थिति में बिल्कुल हो और भारी पड़े चीन पर। तो ये एक तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है और इसीलिए गवर्नमेंट सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली है उनका भी कहना है कि हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर चीन बात नहीं करना चाहता है, कोर कमांडर लेवल पर रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो भारत को भी कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने अपनी पोस्ट ले रखी है और वहां पर हम तैनात हैं और 12 से 14 महीने तक लड़ने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। जो अभी जो बैकफुट पर है वो चाइना है। अब तो बराबरी का मामला है ना, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि चीन बार बार जानबूझकर टाइम को बाय कर रहा है, लेकिन वो टाइम बाय कर रहा है तो हमें भी अपनी तैयारियों को और बेहतर करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अब हम सिर्फ बैठे नहीं हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल हमारी जो सप्लाई लाइन है वो इस वक्त फुल फ्लेजेड मोशन में है। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनका मूवमेंट बहुत फास्ट इस वक्त है और जितने दिन चाइना और बाय करना चाहे उसमें हमारी जो ताकत है वो दोगुनी चौगुनी होती चली जाएगी लगातार। ये चीन को समझने की जरूरत है और भारत कम से कम इसमें ये रिस्पॉन्स मान करके बैठा है कि हम अपनी पोजीशंस को स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं। चीन परेशान इसलिए होगा जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि हमारी जो पोजीशंस हैं वो अपहिल पोजीशंस हैं, वो हाई लेवल पोजीशंस हैं और उनके सामने चीन की चौकियां एक्सपोज्ड हैं, चीन के रूट्स एक्सपोज्ड हैं जहां से उसकी सप्लाई आ रही है। इसीलिए चीन जितना वक्त बीतेगा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा कि वो वापस अपनी पोजीशंस पर जाए, जहां जहां उसने एनक्रोचमेंट किया है उन सब जगहों को खाली करे और जो नो मैंस लैंड में भी अगर वो आया है तो वो अपनी सीमा के पीछे चला जाए। तो ये प्रेशर लगातार अब चाइना पर रहेगा, क्योंकि हमारी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, हमारी सप्लाई लाइन पूरी खुल चुकी है। आप ये समझिए, जहां जहां पर रुकावट थी, कुछ भी था, वहां पर बीआरओ ने अच्छे रोड, अच्छे ब्रिजेस तैयार कर दिए हैं और सप्लाई अब फुल फ्लो में हो रहा है। तो हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्दियों का पूरा मौसम भी भारतीय सैनिक इन्हीं मोर्चों पर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, उनके पास इस तरीके की सप्लाई मौजूद है। सोचना ये चीन को है कि भाई अब तैयारी भारत की भी उसी के स्तर की है, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी तैयारियों को ही देख रहा था, लेकिन अब वो देख रहा है कि भारत भी उसकी तमाम तैयारियों के मुकाबले उससे ज्यादा तैयारी कर रहा है। इधर चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत की फौज भी पूरी तरह तैयार है, जिसका जिक्र अनुराग नाना हमारे सहयोगी कर रहे थे। फौज की गाड़ियां दिन रात फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों तक रसद और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटी हैं। गाड़ियों का काफिला लगातार लेह की सड़कों पर दौड़ रहा है। भारतीय फौज का चीन को चुनौती देते हुए तस्वीरें लगातार साफ आ रही है कि इस बार आर पार की लड़ाई में भारत एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा।
मौसम कैसा भी हो, सर्दी कितनी भी पड़े, हिंदुस्तान के जवान लंबी लड़ाई के लिए कमर कसकर तैयार हैं और हर मोर्चे पर चीन को चित करने की ताकत रखते हैं। ये पूरा कारवां है जो यहाँ से गुजर रहा है इस वक्त। आर्मी के ट्रक्स हैं ये सारे, और ये पूरी रसद और तमाम जो साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर तक। दिन भर यही तस्वीरें हमको लगातार देखने को मिल रही हैं इस हाईवे पर, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। आप कितना भी भारी सामान, कितने भी बड़े ट्रक्स, आप यहाँ से रात के वक्त में जो आपके आर्म्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के जाया जाता है, चाहे वो टैंक हो या बाकी सामान हो, ताकि जो आम आवाजाही है लोगों की वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये इस तरीके का पूरी तस्वीर यहाँ पर, जिसमें भारतीय फौज को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत है वो जबरदस्त तरीके से मिल रहा है इस वक्त। सारा साजो सामान उनको बिल्कुल फ्रंट पोस्ट पर मिल रहा है जहां पर हमारे जवान इस वक्त बैठे हुए हैं, और इसीलिए शायद चीन को जबरदस्त तरीके से भारतीय सेना टक्कर दे रही है। और चीन इसी बात से घबराया हुआ है कि जिसको वो मानता था कि रोड हमारी ताकत है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ताकत है, वो अब इंडिया की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन से, जिसने पहली बार माना है कि गलवान में भारत से हुई हिंसक झड़प में उसके ही सैनिक मारे गए थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर में कहा गया है कि 15-16 जून की रात गलवान घाटी में हुई हिंसा में उसे भी नुकसान पहुंचा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद चीन को कबूल करना ही पड़ा कि गलवान में उसके भी कई सैनिक मारे गए। इससे पहले एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गलवान में भारतीय सेना ने चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मार गिराया था। गलवान की पिटाई चीन को अब याद आई। 94 दिन बाद चीन ने कबूली गलवान की हार। चीन ने मानी गलवान में अपने जवानों की मौत। 15-16 जून को मारे गए थे चीन के 40 से ज्यादा सैनिक। जो बात दुनिया भर को पता थी, जिसे चीन का बच्चा बच्चा जानता था, जिसे चीन कबूल करने से डर रहा था, वो बात आखिरकार चीन को माननी ही पड़ गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 3 महीने से अपने ही लोगों से कन्नी काटकर बचते फिर रहे थे। जब 15-16 जून की रात को चीन के सैनिकों ने गलवान में भारतीय जवानों की पीठ में छुरा घोंपा, तो भारत ने ऐसा पलटवार किया कि चीन सैनिक जमीन पर लौटते नजर आए। चीन ने पहली बार माना कि गलवान में झड़प के दौरान उसके कई सैनिक मारे गए और उसे भारी नुकसान हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कबूलनामा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान के बाद छापा है। हालांकि चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देकर मान लिया कि गलवान में उसे तगड़ी चोट पहुंची थी। चीन खुद को कितना भी चालबाज क्यों न मानता हो, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। 94 दिन से चीन के नेता गलवान की लड़ाई को लेकर लगातार झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके सैनिकों की मौत हुई है, जबकि सोशल मीडिया पर गलवान की लड़ाई में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्रों की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही थी। भारत के रक्षा मंत्री ने जब संसद में बयान दिया कि चीन को भी उस हमले में भारी नुकसान हुआ, तो चीन को यह मानना पड़ा कि उनके सैनिकों की भी मौत हुई है। इससे पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिए बयान में गलवान की लड़ाई का जिक्र करते हुए चीन को भारी नुकसान की बात कही थी, तो चीन भारी दबाव में आ गया था। चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स तिलमिला उठा। चीनी सैनिकों की मौत पर चुप्पी साधने वाले ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिंग ने माना कि इस हिंसा में चीनी सैनिकों की मौत हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के 20 सैनिकों के मुकाबले चीन के कम सैनिक मारे गए। चीन को मानना तो पड़ेगा ही, देर आए दुरुस्त आए, सांच को आंच नहीं वाली बात है कि चीन अब मान रहा है, उसका ग्लोबल टाइम्स अब मान रहा है कि उनके सैनिकों की जान गई।
सच्चाई ये है कि गलवान में चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे और चीन के हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस अपने घायल और मारे गए जवानों को ले जाते दिखाई दिए थे और चीन के नेताओं पर उसके लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर चीन का ऐसा ही रवैया रहा तो उसे अपनी कई और हारों को कबूल करना पड़ेगा। चीन की एक खतरनाक साजिश की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चीन की एक ऐसी साजिश का पता चला है जिसे सुनकर हर कोई परेशान हो रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पता चला है कि चीन ने अब अपनी साजिशों का जाल पाकिस्तान तक फैला दिया है। भारत को घेरने और उलझाने की गरज से चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर साजिश का ताना बाना बुना है और चीन की इस साजिश का आखिरी सिरा है पाकिस्तान के कराची का न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके लिए अब फ्यूल चीन भेजने वाला है। न्यूज़ 18 की खबर का खुलासा यह कहता है कि चीन दुनिया के कानून को ताक पर रखकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल देने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने को तैयार है। न्यूज़ 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल। चीन ने रच डाली बेहद खतरनाक साजिश। चीन की बड़ी साजिश में पाकिस्तान साझीदार। चीन ने रची न्यूक्लियर साजिश। एनपीटी के कायदे कानून को रखा ताक पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है चीन से, क्योंकि इस खबर की तह में तबाही और बर्बादी की पूरी तस्वीर छिपी हुई है। इस खबर की तह में वो धमाका छुपा हुआ है जो अभी तक दुनिया ने सिर्फ 2 ही दफे देखा है, और वो भी पूरे 75 साल पहले। लेकिन आज तक उस भयावह मंजर को पूरी दुनिया भूल नहीं पाई है। एक तेज रोशनी और सब कुछ खत्म। चीन के भीतर से निकलकर जिस खबर ने दस्तक दी है उसका चेहरा भी कुछ ऐसे ही धमाके जैसा है, क्योंकि इस खबर की तह में चीन की वो साजिश है जिसको लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है। और चीन ने वो साजिश रची है अपने जिगरी दोस्त और हुक्म के गुलाम पाकिस्तान के साथ मिलकर, और ये साजिश है परमाणु हथियारों की। न्यूज़ 18 को जानकारी मिली है कि चीन ने अब अपना पैसा और अपनी परमाणु ताकत को पाकिस्तान के साथ साझा करने का एक बड़ा फैसला कर लिया है, और इसके लिए उसने दुनिया के उस कानून को दरकिनार कर दिया है जिसकी वजह से दुनिया भर के मुल्क परमाणु हथियार कानून की डोर से बंधे हुए हैं। खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कराची में चलने वाले उसके परमाणु रिएक्टर को चीन ने ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल देने का फैसला कर लिया है। चीन की नई चाल, पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल देगा चीन। एनपीटी कानून को किया दरकिनार, पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर प्लांट के लिए चीन का ईंधन। चाइना ने लगातार पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल देने की कोशिश की है, लगातार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और इस तरीके से चाइना ने परमाणु प्रसार को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। और ये जो चाइना कर रहा है वो भारत को घेरने के लिए ही कर रहा है। गलवान वैली में चीन के मंसूबों को भारतीय फौज ने पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। चीनी सेना के बढ़ते हुए कदमों पर ऐसी लगाम लगाई कि चीन और उसकी पूरी हुकूमत तिलमिलाकर रह गई। इसके बाद सामने आई चीन की वो चाल जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ अपनी आसमानी साजिश को अंजाम तक पहुंचा सके। चीन की इस खतरनाक चाल की भी पोल भारत और दुनिया भर के सैटेलाइट ने ही खोल दी। न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में पता चला कि चीन ने पाकिस्तान के कराची में बने न्यूक्लियर पावर प्लांट K1 और K2 यूनिट के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला न्यूक्लियर फ्यूल देने वाला है। खबर का खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन अब जल्द ही न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने वाला ईंधन पाकिस्तान के लिए रवाना करने वाला है,
और मिली खबर के मुताबिक ये न्यूक्लियर फ्यूल अगले साल 30 जून तक पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। ये देखिए, चाइना और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ये दोनों देश विश्व में लगातार आइसोलेट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आतंक परस्त नीति की वजह से और चाइना अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से पूरे दुनिया में एक्सपोज हुआ है। न्यूज 18 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान तक न्यूक्लियर फ्यूल पहुंचाने के लिए चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि उसकी इस चाल के बारे में भारत को पता न लग पाए। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान तक न्यूक्लियर फ्यूल पहुंचाने के लिए समंदर का रास्ता अख्तियार किया है, और वो भी ऐसा रास्ता जिसे भारत न देख ले। यानी चीन का मालवाहक जहाज गहरे समंदर के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाता हुआ पाकिस्तान पहुंचेगा ताकि वो भारत की समुद्री सीमा को छू भी ना सके और उसका काम आसानी से हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो चीन के पास इफरात है। न्यूज 18 को पता चला है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोरियम बताया जा रहा है, जिसे विज्ञान की भाषा में BA-133 कहा जाता है। ये पदार्थ भी यूरेनियम के तरह ही ताकतवर होता है और इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये यूरेनियम के मुकाबले बेहद सस्ता है और आसानी से भी मिल जाता है। इसकी चीन में कई खदानें मौजूद हैं। इमरान खान और उनके मंत्री काफी वक्त से भारत को गाहे बगाहे परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अपना पैसा और साधन दोनों लगाए हैं, और मौजूदा हालात में चीन को ये बात राज भी आई है। न्यूज 18 को भी ये खबर मिली है कि चीन की नजर पाकिस्तान के छोटे परमाणु हथियारों पर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन की इस साजिश का सही मतलब क्या हो सकता है। तो चीन की इस साजिश को न्यूज 18 ने डिकोड किया है। पर्दाफाश ये कि चीन मौजूदा हालात में पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी को हवा देकर भारत को धमकाना चाहता है। इतना ही नहीं, वो इसके जरिए भारत को पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा परेशान करने की साजिश रच रहा है ताकि वो LAC पर अपने मंसूबों को अमली जामा पहना सके। ये बात दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले परमाणु हथियार ज्यादा हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से करीब 60 परमाणु हथियार छोटे हैं जिन्हें टेक्निकल वॉरफेयर भी कहा जाता है, और चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास अभी परमाणु हथियारों की गिनती 120 तक ही पहुंच सकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम भी है, और चीन के पास भी ऐसी मिसाइलों की कोई कमी नहीं जिससे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात तो साफ है कि गलवान घाटी में मिली करारी शिकस्त के बाद चीन अब एक के बाद एक चाल पर चाल चल रहा है और साजिशों की ऐसी बिसात बिछाने में लगा हुआ है जिसमें भारत उलझ कर रह जाए। लेकिन वो भूल जाता है कि हिंदुस्तान के लोग भी शतरंज की चालों को समझते हैं और उसमें चैंपियन भी हैं। चीन के शह देने का ही नतीजा है कि उत्तराखंड के 3 गांवों पर अपनी ओछी नजर डालने वाला नेपाल अब और फैल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल अब नैनीताल और देहरादून जैसे बड़े शहरों को भी अपने कब्जे में करने के सपने देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेपाल को ऐसे हसीन लेकिन नामुमकिन सपने चीन के साथ पाकिस्तान भी दिखा रहा है। खबर है कि पाकिस्तान और चीन ने भारत के खिलाफ साजिश रची है, जिसके तहत भारत के दोनों दुश्मन देशों ने नेपाल की मदद करने के लिए कुछ NGO को रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दी है। साथ ही नेपाल के स्कूलों में बच्चों को नेपाल और भारत के बीच विवाद के बारे में गलत नक्शे के जरिए पढ़ाया जा रहा है। चीन की शातिर चालों की बेहद चौंकाने वाली खबर। चीन ने बनाया नेपाल को अपना मोहरा। चीन की शह पर नेपाल ने कर डाली हिमाकत। भारत के बड़े शहरों पर नेपाल की ओछी नजर। नेपाल ने देखे देहरादून नैनीताल हड़पने के सपने। चीन और पाकिस्तान के साजिश में फंसा नेपाल। न्यूज 18 इंडिया को अपनी पड़ताल में चीन और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पता चला है।
चीन और पाकिस्तान लगातार नेपाल में भारत के खिलाफ भड़की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि नेपाल भी हैसियत से बड़े सपने देखकर भारत के खिलाफ हिमाकत करने लगा है। नेपाल ने उत्तराखंड के 2 बड़े शहरों को हड़पने के लिए अपनी जुबान खोली है। न्यूज 18 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कुटी, नाबी और गुंजी जैसे छोटे गांवों पर कब्जा का मंसूबा पालने वाला नेपाल अब नैनीताल और देहरादून जैसे बड़े शहरों को अपने कब्जे में करने के बेतुके ख्वाब सजा रहा है। उत्तराखंड के 3 गांवों समेत 2 मुख्य शहर नैनीताल और देहरादून पर भी नेपाल की ओली सरकार इस मंशा से डोरे डाल रही है कि वहां के लोग नेपाल के प्रति वफादारी दिखाने लगें और भारत से अपना नाता तोड़ लें। नेपाल इस साजिश को इसलिए कर रहा है ताकि वहां के इलाकों पर अपना हक जता सके। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि नेपाल की इस घिनौनी साजिश में चीन और पाकिस्तान बराबर की सांठगांठ कर रहे हैं। नेपाल की बेहुदा ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और चीन नीच हरकतों पर उतर आए हैं। दावा है कि भारतीय गांवों के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए चीन और पाकिस्तान ने कुछ एनजीओ की मदद ली है। इस काम के लिए चीन और पाकिस्तान ने कई एनजीओ को रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दी है। बताया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान एनजीओ को 2.5 करोड़ रुपए तक देकर बैठे हैं। इसके अलावा लोगों की वफादारी बदलने के एवज में नेपाल सरकार ने नेपाली एजेंट्स को भी लगाया हुआ है, जो इन जगहों के लोगों से फोन पर बातचीत कर उनको भड़काने में लगे हुए हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की साजिशों को नेपाल में अंजाम देने के लिए भी एक किराए का टट्टू मौजूद है। उसका नाम है फणींद्र नेपाली। इसी की बदौलत इस वक्त चीन नेपाल में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट्स का खुलासा है कि नेपाल के नेता फणींद्र नेपाली भारत के खिलाफ जोर शोर से मुहिम छेड़े हैं और नेपाल सीमा से जुड़े भारत के इलाकों को हड़पने का असली प्लान फणींद्र की देखरेख में तैयार किया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेपाल में मौजूद चीनी दूतावास वहां चीन के पक्ष में माहौल बनाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। आरोप है कि नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांग की नेपाल के फैसलों पर चीन का प्रभाव बढ़ा रही हैं। एक्सक्लूसिव पड़ताल ये है कि फणींद्र नेपाली 3 बार चीन और 2 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। ऐसे में इस बात को हवा मिल जाती है कि हो न हो फणींद्र की पीठ पर चीन के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ है। वैसे तो नेपाल के खोटे इरादे कभी पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन चीन और पाकिस्तान का साथ मिलने से नेपाल हैकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए एक तरफ नेपाली एजेंट और NGO लगे हैं, तो दूसरी ओर नेपाल अपने स्कूल के बच्चों को भी गलत नक्शों के जरिए भारत से विवाद के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। नेपाल की स्कूली किताबों में पिथौरागढ़ को नेपाली हिस्सा बताया गया है। और चीन से चल रहे टकराव के बीच बड़ी खबर आ रही है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख नरवणे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की एक अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में LAC के हालात पर चर्चा हो रही है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जबकि आ रही है खबर कि चीन मॉस्को में हुए 5 सूत्रीय समझौतों को नहीं मान रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर निर्माण कार्य भी कर रहा है। मोल्डो में चीन के सैनिकों की तैनाती की खबर है, जिसका भारत जवाब दे रहा है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, इन तमाम गतिविधियों को जो चीन अंजाम दे रहा है, इसको लेकर क्या नीतिगत फैसले होने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरीके का रुख चीन का सामने आया है उससे एक बात तो साफ है कि जो समझौते की बातें पिछले 1 महीने में हुई हैं विभिन्न बैठकों के दौरान, उनका पालन नहीं हो रहा है। तो उसके मुताबिक किस रणनीति के तहत जवाब दिया जाना चाहिए चीन को, इस बात पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। 15 दिन के भीतर ये तीसरी बड़ी बैठक है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपिन रावत NSA और इसके अलावा विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो बहुत ही अहम बैठक है यहाँ पर और चीन के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुताबिक न पालन करने के बाद भारत की क्या रणनीति है, इस पर अहम चर्चा हो रही है। जी, लगातार निगाह बना के रखिएगा इस बैठक पर, हम आते रहेंगे आपके पास। चीन से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्लैक टॉप जैसी ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिकों के कब्जा जमाने के बाद चीन की सेना में खौफ फैल गया है। चीन के कई एक्सपर्ट ने अपने नेताओं को समझाना शुरू किया है कि लद्दाख में भारत से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है।
यहां तक कहा जा रहा है कि भारतीय सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर इतनी मजबूत स्थिति में है कि वहां पर तैनात एक सैनिक भी चीन के नौजवानों पर भारी पड़ सकता है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप के बाद चीन पस्त। ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से घबराया चीन। एलएसी पर 30वीं मंजिल पर भारतीय फौज। चीन के 9 सैनिकों पर भारी एक भारतीय जवान। एलएसी पर भारत के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया है चीन। जब गलवान में टकराए चीनी सैनिक तो उन्हें सीधे गर्त में पहुंचा दिया गया और उसके बाद चीन को 29-30 अगस्त को ब्लैक टॉप से खदेड़ दिया गया। उसके बाद 31 अगस्त को हेलमेट टॉप से भी भगा दिए गए चीनी सैनिक। भारतीय सेना लद्दाख में एलएसी पर ऐसी मजबूत पोजीशन में पहुंच चुकी है कि उस पर चीनी सैनिक किसी भी तरह से हमला नहीं कर सकते। चीन को भी मालूम है कि भारत के साथ पहाड़ की लड़ाई में वो कहीं टिक नहीं सकता। आज के दिन भारतीय सैनिकों की जो स्थिति है वो चीन के सैनिकों के मुकाबले 30वीं मंजिल जितनी ऊंचाई पर मौजूद है। यानी भारत के एक जवान का मुकाबला करने के लिए चीनी सैनिकों को अपने 9 सिपाही भेजने पड़ेंगे और शायद ऐसी गलती चीन भूलकर भी नहीं करेगा। मोदी के भारत से डरा शी जिनपिंग का चीन। 2020 वाले भारत के तेवर देख बौखलाया चीन। राशन, साजो सामान, गोला बारूद सब तैयार। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को सर्दियों में धमकी दे रहा है। उसका दावा है कि चीन की सेना -60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में एलएसी पर डटे रहने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सच तो ये है कि चीन की सेना को ऐसे सर्द मौसम में रहने का कोई तजुर्बा नहीं है। भारतीय सेना ने पूरी सर्दी उन चोटियों पर बिताने का मन बना लिया है जो चीन के अधिकार से छीन ली गई हैं। और अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सर्दी के कठोर मौसम में भी युद्ध भी करना पड़ जाए तो उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए गर्म टेंट के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। माउंटेनियरिंग के साजो सामान चोटियों पर तैनात सैनिकों को दे दिए गए हैं। अग्रिम चौकियों तक राशन की भरपूर खेप पहुंचा दी गई है। बोफोर्स तोप सहित एलएसी पर बड़ी आर्टिलरी गन तैनात कर दी गई है। अग्रिम चौकियों पर हीटर कैरो नाम के हीटर लगा दिए गए हैं जो सैनिकों को गर्म रखेंगे। अग्रिम चौकियों तक ईंधन पहुंचाया गया है जिससे खाना बनेगा। गश्त लगाने वाली गाड़ियां और हीटर वगैरह चलते रहेंगे। ज्यादा बर्फबारी के वक्त एवलांच से बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी तैनात की जा चुकी है। इसके अलावा मशीनों में आने वाली खराबियों को सुधारने के लिए मेंटेनेंस टीम अग्रिम चौकियों पर तैनात की जा चुकी है। एलएसी पर आने वाले दिनों में -30 से -50 डिग्री तक पारा गिर सकता है। उस बेरहम मौसम से सैनिकों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सेना की तैयारी नंबर 1, ठंड से बचाने का काम करेंगे ये खास टेंट। खास तरह के ये टेंट कई आकार के हैं। इनमें 2 से लेकर 10 तक जवान एक साथ रह सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल टेंट, लार्ज टेंट, मीडियम एंड टेंट हाई ऑल्टीट्यूड। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं, उनको इशू किए जा चुके हैं। ये हाई क्वालिटी के टेंट हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि बहुत ऊंचे इलाकों में आजमाए हुए हैं और फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों के लिए पैंगोंग झील पर भेजे जा चुके हैं। और इसके साथ ही टेंट को गर्म रखने के लिए कैरो हीटर भी तैनात कर दिए गए हैं। देख सकते हैं कि एक टेंट है, इसको विशेष तौर पर बनाया गया है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, लेकिन इसका तापमान जो है वो ये -20 तक जो है ये टेम्परेचर झेल सकता है। साथ ही इसमें कम से कम 7 से 8 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये कैरो हीटर है जो कि गर्मी देता है। चारों तरफ से जो है ये 2 अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है। ये
इन सब के साथ साथ जवानों को बर्फ में रहने, चलने और पहाड़ पर चढ़ने के लिए खास साजो सामान, जिसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट कहा जाता है, वो भी दे दिए गए हैं। स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में पर्सनल क्लोथिंग 21 आइटम जो हर जवान को इशू किए जाते हैं। आज की डेट में जो भी जवान आगे डिप्लॉयड हैं, हर एक को स्पेशल क्लोथिंग दिया जा चुका है। कैटेगरी 2 में अवलांच रेस्क्यू इक्विपमेंट जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइक हैपो बैग, कैराबिनर्स एंड ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग इक्विपमेंट आता है। खास बात यह है कि सिर्फ इस साजो सामान के सहारे ही इंसान उस बीहड़ में जिंदा नहीं रह सकता। कुदरत पल पल पर हौसले की कड़ी परीक्षा लेती है। जवानों को कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है, लेकिन भारत के जवान कई साल से ऐसे मौसम में जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं और ऐसे में उनके लिए यहाँ रहना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना चीन के जवानों के लिए। खाली पेट कोई जंग नहीं लड़ी जाती और जंग लड़ने के लिए बंदोबस्त पूरा हो चुका है। सेना की तैयारी नंबर 2। लेह के सैन्य अड्डे के गोदाम राशन से भर दिए गए हैं। इनमें हाई न्यूट्रिशन फूड यानी बेरहम मौसम में भी सैनिकों को जरूरी पोषण देने वाला खाना भर दिया गया है। यहाँ से राशन को ट्रकों में लादकर पैंगोंग के उन इलाकों में पहुँचा दिया गया है जहाँ चीन की सेना के सामने हमारे जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड हैं, उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरीफिक राशन प्राप्त इशू किया जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस राशन का स्केल हर सिपाही के लिए बराबर है, चाहे उसने कोई भी रैंक पहना हो। खाने और रहने के शानदार बंदोबस्त के साथ साथ चीनी मिट्टी से बनी सेना को जवाब देने के लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बोफोर्स को अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए बोफोर्स को तैनात कर दिया गया है और रखरखाव के लिए टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें लगने वाले स्पेयर्स और कंपोनेंट्स। टेक्निकल स्टोर्स ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से लेकर के एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो हम उन्हें वो अवेलेबल करवाएं। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं। बोफोर्स तोप कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ की रीढ़ तोड़ चुकी है और अब इसका मुंह चीन की ओर मोड़ दिया गया है। सेना की तैयारी नंबर 4। यह है लेह लद्दाख रीजन का सबसे ऊंचाई पर बना सबसे बड़ा फ्यूल स्टेशन, जहां निचले हिस्सों से आए टैंकर तेल लेकर पहुंचे हैं। यहां से गाड़ियों को इस्तेमाल होने वाला ईंधन भर करके ऊपरी इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। आर्मी एविएशन के ये हेलीकॉप्टर हर उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आप को साबित करते हैं कि ये जो है बेहतर पायलट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं भी आसानी से उतारा जा सकता है। साथ ही कैजुअलिटी इवैक्यूएशन यानी कि अगर कोई घायल हो जाता है और उनको लेके आना होता है उस सब जगह से, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाता है। लॉजिस्टिक्स से लेकर हथियारों तक, राशन से लेकर सैनिकों को बचाने तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ऐसे हालात के हिसाब से नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में एक डायलॉग जो शी जिनपिंग और उनकी सेना पर सटीक बैठता है, उसमें कहा गया है कि विंटर इज कमिंग एंड मिस्टर जॉन स्नो यू नो नथिंग, यानी भारतीय सेना जानती है कि सर्दियों के साथ कौन सी आफत आने वाली है, लेकिन चीन को भनक तक नहीं है। इधर पाकिस्तान में आतंकी संगठन नई साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारत विरोधी अभियान के लिए ऑनलाइन गेम शुरू कर रहा है और इसके लिए युवाओं की भर्ती की जा रही है और इस साजिश में भारत के खिलाफ झूठी खबरें चलाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई और यह साजिश है सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियान की और इसके पीछे पाकिस्तानी सेना के साथ ISI भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में मात खाने के बाद अब पाकिस्तान की ओर से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का नया प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें
कल ट्विटर पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो भी इस साजिश में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखिए कि चीन का साथ देने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को पाकिस्तान तैयार है। थोथा चना बाजे घना, ये हालत है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ट्विटर के जरिए भारत में कश्मीर के मुद्दे को उठाने जा रहा है, जो एक बार फिर से एक बड़ा हथियार सोच रहा है पाकिस्तान, लेकिन एक बहुत ही दगा हुआ कारतूस ही साबित होगा, क्योंकि इस पूरे मुद्दे में बचा कुछ नहीं है। पाकिस्तान खुद ऐसा देश है जहां के अलग अलग हिस्सों में उसी के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं। और इसी के साथ ही लगातार जो खबरें आ रही हैं उसके तहत चीन ने पहली बार माना है कि गलवान में झड़प के दौरान उसके कई सैनिक मारे गए हैं और उसे भारी नुकसान हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कबूल किया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो संसद में बयान आया उसके बाद, हालांकि चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।